नमस्कार साथियों, एनएम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम जो बात करेंगे वो पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस की करेंगे कि आरपीएससी ने किस किस तरीके से हमसे आज तक पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। थोड़ा आप सेकंड ग्रेड आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए कि आरपीएससी हमसे क्वेश्चन कैसे पूछती है, क्योंकि वो फिक्स ट्रेंड है, वही आरपीएससी में चला आ रहा है। तो अब थोड़ा सा उस ट्रेंड की बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको पुनः जानकारी दे दूं कि जो भी स्टूडेंट्स एनएम क्लासेस का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो प्ले स्टोर पर जाए और एनएम क्लासेस की एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लें। ये वाला मोनोग्राम है एनएम क्लासेस का, जिससे आपको पता लगेगा कि एनएम क्लासेस एप्लीकेशंस ये वाली है और आप इसको डाउनलोड कर लें। थोड़ा सा मैं आपको कोर्सेज़ की जानकारी दे देता हूँ। इसमें हाल में ही फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का कोर्स चालू हुआ है। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस आपके पास रिकॉर्ड रहेंगी। उसकी फ़ीस 7,500 प्लस इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज और लगता है 100-150 रुपये। आप चाहें तो साइंस की भी सेकेंड ग्रेड क्लासेस ले सकते हैं, लाइव क्लासेस, फीस 6400 रुपये है। और हाल में ही मैथ्स की भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, उनकी फीस 5200 रुपये है। नेक्स्ट अपन पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं कि एग्जामिनर पीरियोडिक टेबल पर हमसे किस किस तरह से क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है। आप सब ने एनसीईआरटी में ये वाली टेबल्स देखी है, रैंक और वार्नर की टेबल है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्न में से कौन सा तत्व ऐसा है जो संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। तो आप सबको पता है कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन जो वर्ग संख्या 12 के तत्व हैं या वर्ग संख्या सेकंड बी के तत्व है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले तत्व वर्ग संख्या 12 के जो तत्व हैं, वर्ग संख्या सेकंड बी के जो तत्व हैं, 4 तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी और कोपेरनीशियम, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं, ये वाले 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन आपको पता है संक्रमण तत्व नहीं है। रीज़न भी आप सबको पता है, पढ़ा भी चुका हूँ। रीज़न आपको पता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और जो कोपेरनीशियम है, इसके अंदर हमेशा D10 विन्यास रहता है। परमाणविक फॉर्म में भी इसका डी उपकोष पूर्ण भरा हुआ है और आयनिक फॉर्म में भी डी उपकोष पूर्ण भरा रहता है। यही कारण है जिंक, कैडमियम, मरकरी और अनअनबाइयम, जिसे आजकल कोपेरनीशियम कहते हैं, ये वर्ग संख्या 12 के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं। इसीलिए जो इसका आंसर है वो एग्जामिनर ने क्या माना, जिंक माना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा वापिस आपको आइडिया दे देता हूं। फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया, 4 एलिमेंट आपको दे दिए गए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और आपसे ये पूछा गया कि इन जो 4 एलिमेंट हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके आयनन विभव का क्रम बताना है। तो जनरली आप सबको पता है आवर्त के अंदर जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण आप सबको पता है आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है। आपसे एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन पूछा कि जो फर्स्ट आयनन ऊर्जा है उसका क्रम बताना है। आयनन विभव आप सब जानते हैं क्या मतलब है, किसी परमाणु में से मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूँ तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अब सीधी सी बात है, बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। होना चाहिए कार्बन से ज़्यादा आयनन विभव नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन का। लेकिन आप सबको पता होगा इसके अंदर एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। होना आयनन विभव ऑक्सीजन का ज़्यादा चाहिए, लेकिन ज़्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का। और रीज़न आपको पता है कि नाइट्रोजन का विन्यास 2p3 विन्यास है, अर्धपूरित कक्षक है, और अर्धपूरित कक्षक स्थायी है, और कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहता, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ती है। यही कारण है ऑक्सीजन की तुलना में किसका आयनन विभव ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का। अगर मैं इन चारों को अरेंज करूं तो सबसे कम आयनन विभव कार्बन का है, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का है,
और नाइट्रोजन से ज़्यादा फ्लोरीन का है, और ऐसा ऑप्शन आपको देखें कौन सा दिख रहा है, और ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा होगा, 4th नंबर का ऑप्शन, इसीलिए इसका आंसर 4th गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया निम्न में से किसकी अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। यह आपसे कहना चाह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, या जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब आप सबको पता भी होगा जो हैलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना विन्यास अक्रिय गैस जैसा करना चाहते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो हैलोजेंस की होती है। और हैलोजेंस के अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर नंबर आता है फ्लोरीन का, फिर नंबर आता है ब्रोमीन का, और लास्ट में नंबर किसका आता है, आयोडीन का। जब भी एक क्वेश्चन आ जाए इस तरह का कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है, हैलोजेंस की है, और हैलोजेंस में भी आप सबको पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा फर्स्ट ग्रेड 2016 में। अगर आप देखें आप सबके पास एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जाम्पल है। आपसे ये पूछा गया कि आपको ये बताना था कि सबसे ज़्यादा धात्विक लक्षण इसमें किस में है। आपको जो एलिमेंट्स दिए, एक तो सोडियम दिया, एक बेरिलियम दिया, एक मैग्नीशियम दिया, एक सिलिकॉन दिया और एक फास्फोरस दिया। अगर आप ध्यान से देखें और आप सबने पढ़ा भी होगा, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं यूं तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं, जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं, और दाएं से बाएं यूं आते हैं यूं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। पता होगा जिसका आकार बड़ा होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसीलिए उसमें धात्विक गुण ज़्यादा है। इधर आकार बड़ा है, इधर आकार कम है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होगा, आकार कम होगा तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे, आकार बड़ा होगा तो धात्विक गुण बढ़ेंगे। इन्हीं से पता चल रहा है कि यू जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते हैं और यू जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। तो सबसे कम धात्विक गुण तो फास्फोरस में, उससे ज़्यादा सिलिकॉन में। इन दोनों की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ा, आकार बढ़ेगा तो धात्विक गुण बढ़ेंगे, इसीलिए बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम। और सबसे बड़ा आकार आप सबको पता है इनमें सोडियम का है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो धात्विक गुण होंगे वो किस में होंगे, सोडियम में। और ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दे रखा है, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वापिस एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो Z बराबर 117 है और Z बराबर 120 वाले जो तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 117 वाला जो तत्व है, परमाणु क्रमांक 120 वाला जो तत्व है, आखिरकार उसकी आवर्त सारणी में स्थिति कहाँ पर है। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ध्यान रखें अपने दिमाग में। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। ये परमाणु क्रमांक 117 है, TS टेनेसन, ये परमाणु क्रमांक 117 है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s2 2p5, क्लोरीन का 3s2 3p5, ब्रोमीन का 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5 और 7s2 7p5। अगर आप 117 नंबर के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे तो वो 7s2 7p5 आता है, और जिनका विन्यास 7s2 7p5 आता है, आप सबको पता होगा जिनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हैलोजन में रखा जाता है। यही कारण है परमाणु क्रमांक 117 वाले तत्व को हैलोजेंस के साथ रखा जाता है। अब ये 118 आ गया, 118 के बढ़ते ही आपका आवर्त संख्या 7 बढ़ जाती है। इसके बाद नया आवर्त 8वें नंबर का आवर्त होगा, 8वें नंबर का आवर्त होगा जिसके अंदर 119 नंबर का एलिमेंट यहाँ आएगा और 120 नंबर का एलिमेंट यहाँ आएगा। तो यही क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि परमाणु क्रमांक 120 वाला जो तत्व है
उसे आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाएगा, तो आपके समझ में आ गया होगा। परमाणु क्रमांक 120 वाला जो तत्व है उसको आवर्त सारणी के अंदर हम सेकेंडरी वर्ग में रखेंगे, और सेकेंडरी वर्ग जो है वो आप सबको पता है कौन सा होता है, क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया, इनमें से सबसे छोटा आकार किसका है। सेकंड ग्रेड 2011 में और राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है बुक का, जब 2011 में बुक चलती थी तब का क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्ट भी सबने सुना होगा। जो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणियां होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है साइज छोटी होती जाती है, नेगेटिव चार्ज आता है साइज बड़ी होती जाती है। यहां आपको दिख रहा है कि n-3 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, -3 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 11 में से 1 गया 10, फ्लोराइड 9 और 1 10, और ऑक्साइड 8 और 2 10। कौन सी श्रेणी है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में पता होगा पॉजिटिव चार्ज वाले की साइज छोटी है, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है साइज बड़ी होती जाती है। इन चारों में सबसे बड़ा तो नाइट्राइड आयन है, और सबसे छोटा हमसे पूछा है तो आंसर क्या जाएगा, सोडियम आयन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हैनी और स्मिथ के नियम पर पूछा गया आरपीएससी 2011 में सेकंड ग्रेड में। मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर देखें, उनसे आपको पढ़ने का तरीका आएगा। देखो, हमें कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमारी एग्जाम्स पास हो जाए। अब होता क्या है, हम एक ही चैप्टर के बीच में लटके रहते हैं और उसी में ही कई बार 1.5-2 महीने लोग निकाल देते हैं। आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो हमारे पास 4-5 महीने का समय है उसमें एक बार हम हमारे सिलेबस को टच करें, क्योंकि सिलेबस छोटा मोटा तो है नहीं, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, और उस सिलेबस में आपको ये पता लगना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि ये एक ट्रेंड होता है और जो ट्रेंड है वो चला आता है और उसी बेसिस पर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया। 4 आपको दिए गए हेलोजनम, HF, HCl, HBr और HI। क्वेश्चन का मतलब ये था, जैसे HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में दिख रहा है सहसंयोजक बंध है, वो कहना चाह रहा है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी ये सहसंयोजक बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण आ जाते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा आयनिक प्रतिशतता पाई जाएगी। तो फॉर्मूला पड़ा होगा 16 डेल EN 3.5 डेल EN का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको प्रतिशत आयनिक लक्षण बताता है। इस फॉर्मूले से यह पता चलता है कि जो 2 परमाणु हैं इनके बीच में विद्युत ऋणताओं में जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा, जितनी ज्यादा विद्युत ऋणताओं में अंतर होगा। अब अगर हम बात करें HF, HCl, HBr और HI, इनमें हाइड्रोजन जो है इसकी विद्युत ऋणता 2.1 है, फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5 है। दिख रहा होगा यहां विद्युत ऋणताओं में सबसे ज्यादा अंतर है 1.9 का, इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर। और ये वैल्यू जब आप यहां पुट करोगे तो सबसे ज्यादा प्रतिशत आयनिक लक्षण आएंगे। यही कारण है सबसे ज्यादा प्रतिशत आयनिक लक्षण इसमें किसमें होंगे, HF में, और सबसे कम बोलो किसमें आएंगे, HI में आएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही पिछली बार जो सेकंड ग्रेड हुई थी और उससे पहले वाली जो सेकंड ग्रेड थी 2014, वही NCERT के अंदर यही एग्जाम्पल दे रखा है, वही पूछा। उभयधर्मी ऑक्साइड पूछे थे। पहला ऑप्शन तो कैल्शियम ऑक्साइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड तो धात्विक ऑक्साइड है, ये धातु है, ये ऑक्सीजन है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति तो क्षारीय होती है। Cl2O7 अधात्विक ऑक्साइड है, ये क्लोरीन अधातु है, उसका ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति तो अम्लीय होती है, तो पहला तो हो नहीं सकता। CO2 अधात्विक ऑक्साइड है,
अम्लीय प्रकृति है। SO2 अधात्विक ऑक्साइड है, अम्लीय प्रकृति है। लेकिन मैंने आपको बताए थे 4 एग्जाम्पल, अच्छे से याद करना। बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आर्सेनिक ऑक्साइड। ये 4 ऑक्साइड ऐसे हैं जो उभयधर्मी हैं। उभयधर्मी का मतलब ये अम्ल से भी रिएक्शन कर लेते हैं और क्षार से भी, इसीलिए इसका आंसर एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्या गया, आर्सेनिक ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड तो क्षारीय ऑक्साइड है क्योंकि ये धात्विक ऑक्साइड है, और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो ये बेस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 को पानी में घोलोगे तो अम्ल बन जाएंगे। यही कारण है अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय कहलाते हैं और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय कहलाते हैं। ये चारों ऑक्साइड और भी हैं, मैंने आपको तरीका भी बताया था बेसन गाल जीभ पर, याद करो। उनके ऑक्साइड्स भी सब उभयधर्मी हैं। लेकिन यहाँ पर Al2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, आश्चर्य की बात NCERT में यही 2 एग्जाम्पल है और पूछा गया इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड का युग्म कौन सा है। उभयधर्मी का मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर ले। अगला क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2019 में, हाल ही में जो पिछली सेकंड ग्रेड थी उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया आयनन ऊर्जा का। आपको दे दिया गया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी अभी बताया ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2019 में आया था, और ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया था, जस्ट इससे 6-8 महीने पहले। तो आपके समझ में आ गया होगा एग्जामिनर का ट्रेंड फिक्स होता है। अभी अभी बताया आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन विभव बढ़ेगा। थोड़े से एक्सेप्शंस चलते हैं। बेरिलियम और बोरॉन अपवाद है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपवाद है। दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं क्लासेस के अंदर, बेरिलियम और बोरॉन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मैं आपसे बता चुका हूं कि बेरिलियम और बोरॉन में आयनन विभव बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए लेकिन ज्यादा बेरिलियम का होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का, लेकिन ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कक्षकों की भेदन क्षमता। मैंने कहा था बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 2s से बाहर निकलेगा, जबकि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन 2p1 से निकलेगा। 2s कक्षक जो है उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा है। भेदन क्षमता का मतलब नाभिक के द्वारा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा। यही कारण है बेरिलियम और बोरॉन में आयनन विभव किसका ज़्यादा होता है, बेरिलियम का। अब मैं बात करूँ तो दिख रहा होगा पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। सबसे कम आयनन विभव बोरॉन का, बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज़्यादा कार्बन का, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का। इसका रीज़न अभी अभी बताया था, अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व, इसीलिए एग्जामिनर ने आंसर 1 दिया। अगला क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा, आपसे पूछा है कि इसका आवर्त कौन सा है और वर्ग कौन सा है। विन्यास देखें 4d45s1। ये डी ब्लॉक का तत्व है 4d45s1। ये कह रहा है एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d4 और 5s1 है। आपको ये बताना है ये कौन से आवर्त में है। तो आवर्त में बताने का तो एक सीधा सा तरीका होता है कि जो सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या होती है वही आपको आवर्त बताती है। तो पता चल रहा होगा इसका आवर्त 5 है, तो आंसर चौथा ही आना चाहिए। दिख भी रहा होगा क्योंकि आवर्त इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। दिख रहा होगा, ये आपको बता चुका। सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या आवर्त के बारे में बताती है। और डी ब्लॉक के तत्व में वर्ग संख्या कैसे पता लगाते हैं, ns और n-1d के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं, तो 4 और 1 5। इसका मतलब इसकी वर्ग संख्या भी 5 है और आवर्त संख्या भी क्या है, 5। इसीलिए इसका आंसर चौथा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेकंड ग्रेड में थे कुछ रीट नीट के क्वेश्चन भी हैं ये। इनमें से उदासीन ऑक्साइड कौन सा है, मैं आपको बता चुका। जैसे डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है N2O3, ये तो आपको दिख रहा होगा अधात्विक ऑक्साइड है, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। N2O4, N2O5। दिमाग में रखें, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप लाफिंग गैस कहते हैं, एक नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 3 ऑक्साइड ऐसे हैं जो उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। ना तो ये अम्लों से रिएक्शन करते हैं और ना ही क्षारों से, इसीलिए आंसर 4 है। आगे हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक में नाइट्रोजन के NCERT में 5 ऑक्साइड दिखा रखे हैं
नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों, N2O3, N2O4, N2O5, जिसमें N2O3, N2O4, N2O5 तो आपके अम्लीय ऑक्साइड है, जबकि जो NO और N2O है ये दोनों ऑक्साइड कैसे हैं, उदासीन ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभी हाल में ही सेकंड ग्रेड में लेटेस्ट आया था 2018 में कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 92 है और द्रव्यमान संख्या 238 है, आपसे पूछा गया वो तत्व 92 कौन सा है। अब अगर आपको आइडिया है पीरियोडिक टेबल का तो ध्यान से देखें, ये रहा परमाणु क्रमांक 92, दिख रहा होगा यूरेनियम। जो परमाणु क्रमांक 92 है वो यूरेनियम का है, और यूरेनियम 92 के बाद नेपच्यूनियम 93 से जितने भी आने वाले तत्व हैं वो सब की सब आपको पता है मानव निर्मित तत्व हैं। इनको परा यूरेनियम तत्व या मानव निर्मित तत्व कहते हैं, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो यूरेनियम गया। उसने पूछा वो परमाणु बताएं जिसका परमाणु क्रमांक 92 है, वो परमाणु आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा तत्व है जिसका विन्यास N-1D10NS2 नहीं होता। तो देखें जरा एग्जाम्पल, जो वर्ग संख्या सेकंड बी के तत्व हैं, वर्ग संख्या 12 के तत्व हैं, जिसमें 4 तत्व आएंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कोपेरनीशियम। ये चारों एलिमेंट ऐसे हैं जो वर्ग संख्या 12 के तत्व हैं, सेकंड बी वर्ग के तत्व हैं, चारों डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं। इन चारों का विन्यास यही होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस में 2। देख लो जिंक 30, सबको पता होगा विन्यास कैसे बढ़ते हैं, पहले लिखा आर्गन 18, फिर 4s2 और फिर 3d10। ध्यान से देखें NS में 2 इलेक्ट्रॉन है और N-1D में 10 इलेक्ट्रॉन है। यही क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से वो कौन सा है जिसमें N-1D10 और NS2 विन्यास नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में तो यही है, ये जो कॉपर AgAu है उनमें नहीं है। उनमें N-1D10 तो है, लेकिन ये NS2 की जगह क्या है, NS1 विन्यास है। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन दिए गए परमाणविक स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी के सही क्रम को बताना है। कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बतानी है। 4 एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन दिए गए। ये अपवाद होते हैं, ये दोनों पहले भी बता चुका, ये तो सेकंड आवर्त है, ये थर्ड आवर्त है। होना तो ये चाहिए था द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वितीय आवर्त की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर की और फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की। कॉपी में बता चुका, ये अपवाद है। रीज़न भी बताया था कि फ्लोरीन का आकार छोटा है, याद करो। मैं बता चुका कि फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बंधुता होनी फ्लोरीन की चाहिए, लेकिन ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। हमेशा ध्यान रखें, जब भी इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम आ जाए, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन देन फ्लोरीन। ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। ऑक्सीजन और सल्फर में मैं आपको बता चुका ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर सल्फर, और सबसे कम किसकी है, ऑक्सीजन में। और ऐसा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपको सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे दी और आपसे वही आयनिक त्रिज्या का क्रम पूछा। अब आप सबको पता है सल्फाइड आयन 16 और 2 18, क्लोराइड आयन 17 और 1 18, पोटेशियम आयन 18, कैल्शियम 20 में से 2 गए 18। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, साइज उतनी छोटी, इससे बड़ा पोटेशियम, इससे बड़ा क्लोराइड, सबसे बड़ा सल्फाइड। जिसमें सल्फाइड सबसे बड़ा हो, सबसे छोटा कैल्शियम। याद करो, पॉजिटिव चार्ज आने पर साइज छोटी,
नेगेटिव चार्ज आने पर साइज कैसी होगी, बड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर बेस्ड क्वेश्चन है। ऑक्सीजन में जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो O माइनस बना। माइनस का मतलब है एनर्जी रिलीज हुई। आप सबको पता भी होगा प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। लेकिन जब किसी ऋणायन के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो ऋणायन में आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ता नहीं है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत रिपल्सन का सामना करना पड़ता है। तो आपको बता चुका कि प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ऋणात्मक होती है, लेकिन द्वितीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, धनात्मक होती है। क्वेश्चन ये है कि जैसे ऑक्सीजन है, इसमें जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो एनर्जी रिलीज होती है, डेल एच नेगेटिव होता है। लेकिन जब मैं O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं ना, यानी देखो होता क्या है, प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो सामान्यतः ऋणात्मक होती है, लेकिन द्वितीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 100% क्या होती है, धनात्मक होती है। देखो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तब जाकर ये O माइनस 2 में बदला। अब ये पूछना चाह रहा है कि एक बार तो एनर्जी बाहर निकली और एक बार एनर्जी देनी पड़ी, फाइनली हुआ क्या ऊर्जा में परिवर्तन। यानी O से जब O माइनस 2 बनता है, ध्यान रखना अगर किसी प्रक्रम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं तो वो फाइनली प्रक्रम ऊष्माशोषी ही बनता है, यानी डेल एच की वैल्यू उसमें पॉजिटिव आएगी। क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें जब O से O माइनस 2 बनता है तो बताएं कुल ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। एक बार तो बाहर निकली और एक बार एनर्जी देनी पड़ी। फाइनली मैंने आपसे कहा जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, किसी परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, तो फाइनली रिजल्ट ये होता है कि कुल ऊर्जा परिवर्तन धनात्मक होता है, यानी कुल मिलाकर वो प्रक्रम ऊष्माशोषी होता है। इसी बेसिस पर ये दोनों आंसर तो गलत हो। वो पूछ रहा है जब O से O माइनस 2 बनेगा तो आखिरकार एनर्जी में नेट चेंज कितना आएगा। अभी ये भी कहा जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, तो वो प्रक्रम फाइनली पॉजिटिव होता है, उसके लिए डेल एच। अब आपको पता है पहले तो एनर्जी निकली, दूसरी बार देनी पड़ी, तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे, एक बार नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव है, तो आंसर की वैल्यू 790 से कम हो जाएगी। इसीलिए इसका आंसर 649.4 किलो जूल प्रति मोल गया। सबसे ज्यादा अधिक विद्युत ऋणी तत्व आपको पता है फ्लोरीन। लैब असिस्टेंट में पूछा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी जो परमाणु है उसका विन्यास बताएं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, 1s2 2s2 2p5। सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या ये ns2 np5। भायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। सबसे अधिक जो विद्युत ऋणी परमाणु है उसका विन्यास ns2 np5। लास्ट क्वेश्चन नीट में आया, असत्य कथन बताना है, गलत बात। आवर्त तालिका में फर्स्ट ए ग्रुप में जब आप नीचे की ओर जाते हो तो साइज बढ़ती है। ये कह रहा है जो फर्स्ट ए ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे आते हो तो साइज बढ़ती है, ये बात तो सही है। आवर्त तालिका के दूसरे आवर्त में तत्वों की परमाणविक त्रिज्या बाएं से दाएं ओर जाने पर घटती है, सही बात है। जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो तो आकार घटता है, सही है बात। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में धनायन का धनात्मक चार्ज जितना कम होगा आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होगी, ये बात गलत है। बल्कि धनात्मक चार्ज जितना ज्यादा होगा, मुझसे पूछा जाए एक तो Al+3 और एक Mg+2 और एक Na+, तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। सबसे छोटी साइज इसकी, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। इसमें यह कहा गया कि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणियां हैं, धनायन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी, या उल्टा कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उतनी ही साइज कम होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। चौथा ऑप्शन सही है, ऋणायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा साइज उतनी ही बड़ी होगी, चौथा सही है, इसीलिए इसका आंसर थर्ड है। ये वाले जो क्वेश्चंस थे एग्जामिनर ने लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड में पूछे और आपको अपने इसी बेसिस पे आगे चलकर तैयारी करनी है। आज के लिए थैंक यू। और मेरा सभी स्टूडेंट से कहना है, अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू।